Okay, so today we will start with next theory part of ray optics, which will include. तो हमारा बाकी क्या रह गया? हमने मिरर देख लिया, प्लेन, स्फेरिकल, फिर हमने लेंस देख लिया, कॉन्वेक्स, कॉनकेव. Then we have seen combination of lenses. Then we have seen silvering of lenses and so on so forth. तो बाकी क्या रह गया? हमारा अभी बाकी रह गया प्रिज्म, dispersion, then then combination of prisms, then what else is remaining? Microscopes and telescopes. तो ये टॉपिक जो है ये हमारा पेंडिंग है. So we will do theory today, and as usual I will go very slow for theory because everything is important. So I'll start with telling you what is prism first. प्रिज्म क्या है अगर ये पता है तो फिर आपको डिस्पर्शन क्या है ये भी समझेगा, राइट? तो प्रिज्म एज यू ऑलरेडी नो, और हमने ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में किया है, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट एज एन असम्पशन कि आप सबको पता है, तो आई गोइंग टू टेल यू अगेन. प्रिज्म एक वेज शेप ट्रांसपेरेंट ब्लॉक होता है जिसके 3 साइड्स रेक्टेंगल होते हैं, 2 साइड्स ट्राइंगल होते हैं. मतलब इट इज वेज शेप, मतलब समथिंग लाइक दिस. तो हमारे पास ऐसा है, राइट? देन मैंने आपको बताया कि 2 साइड्स ट्राइंगल होते हैं, तो ये 2 साइड्स ट्राइंगुलर हो गए. एंड so I will connect these two triangles like this, and this one here, and this one from here to here नीचे, and like this and there itself. तो इसको बोलते हैं प्रिज्म. एंड एज यू कैन सी 3 रेक्टेंगुलर साइड्स है, एक एक ये और एक बेस. तो ये जो 2 रेक्टेंगुलर साइड्स है, these are called as plane refracting surfaces. मतलब ये साइड और ये साइड, these two are called as plane refracting surfaces. This one and this one, these are plane refracting surfaces of a prism, right? अब ये जो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस लाइन के अलोंग मीट होते हैं, कौन सा लाइन? ये वाला लाइन ऊपर का. इस लाइन को बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज. So this line is called as refracting edge. The line along which the 2 refracting surfaces of a prism meet is called as refracting edge. The angle between the 2 plane refracting surfaces is called as angle of prism. The side opposite to the refracting edge, मतलब ये, is called as base of prism, right? So this is base of prism. Easy. 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस जो है, जो लिटिल रफ है, रिफ्रैक्टिंग बोलते हैं क्योंकि हम लोग लाइट उस पे इंसिडेंट करते हैं. दीज आर कॉल्ड एज प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. ये जो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो मीट कर रहे हैं अलोंग विच लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग एज. 2 प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में जो एंगल बना है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग एंगल, नॉर्मली डिनोटेड बाय ए. थीटा से डिनोट नहीं करते हम लोग ए से डिनोट करते हैं इसको. इसको एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोला जाता है बाय द वे. रिफ्रैक्टिंग एज को जो अपोजिट साइड है उसको बोलते हैं बेस. अब अगर मैंने इसको परपेंडिकुलरली चॉप कर लिया, काट दिया, मतलब मैं अगर इसको ऐसा काट रहा हूं, परपेंडिकुलर चॉप कर रहा हूं मैं, तो जो सेक्शन बनेगा वो ट्रायंगुलर ही होगा. आई एम नॉट एबल टू शो इट हियर, बट आई शो इट विद द हेल्प ऑफ अनदर डायग्राम. अगर मैंने इसको यहां से ऐसा काटा, राइट, इफ आई स्लाइस इट, देन इन दैट केस जो सेक्शन मिलेगा वो भी ट्रायंगुलर सेक्शन होगा. उसको बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म. इफ यू कट अ प्रिज्म perpendicular to its length,
the section that you get is called as principal section. ये आपको पता होना चाहिए बेसिक्स. अगर आपको इतना बेसिक पता है तो नाउ यू कैन टॉक अबाउट dispersion, not diffraction, dispersion. So if you know what is prism, if you know basic of prism, then you can talk about dispersion of light. तो dispersion of light बताते वक्त I am going to show principal section of the prism. मैंने अभी बताया कि principal section क्या होता है. So I'm just going to show you what is principal section of the prism. ये principal section है. अब if I have white light, तो सबसे पहले white light क्या होता है ये पता होना चाहिए. Just a minute. तो सबसे पहले you should know what is white light. White light मतलब ray of light which has all the colors, 7 colors. उसको बोलते हैं white light. So when a beam of white light is incident on one of the refracting surfaces, right? तो ये है, यहाँ पे हमने इंसिडेंट कर दिया white light को. मान लो अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधा जाता. तो दिस इज ओरिजिनल डायरेक्शन. This over here is original direction, right? but prism है इसका मतलब क्या होगा कि as you know light is traveling from rarer to denser medium, it will bend towards normal. लेकिन ऐसा है, मैंने जैसे बताया आपको कि व्हाइट लाइट क्या होता है, उसमें 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं. व्हाइट लाइट पॉलीक्रोमैटिक, मेनी वेवलेंथ्स. तो जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट होगा, जैसे ही लाइट प्रिज्म के अंदर जाएगा, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज c/v. इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. आपको पता है ये v होता है n लैम्बडा. वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्बडा, n इज फ्रीक्वेंसी. आपको पता है इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 by लैम्बडा. मतलब अगर वेवलेंथ अलग तो भले ही प्रिज्म का मटेरियल सेम है, क्योंकि प्रिज्म हमने ग्लास से बना के रखा है तो ग्लास ही रहेगा हमेशा. लेकिन क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और हर एक कलर का वेवलेंथ अलग अलग होगा, तो हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा. मतलब हर एक कलर का स्पीड मटेरियल में अलग होगा. मतलब हर एक कलर का बेंडिंग अलग होगा. मतलब जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से बाहर निकलेगा तो सिंगल बीम की जगह पे 7 कलर्स बाहर निकलेंगे, राइट? तो सबसे कम बेंडिंग होता है रेड लाइट का. तो रेड लाइट का होता है सबसे कम बेंडिंग, like this. Okay, then again here denser to rarer, away from normal. ये हो गया रेड लाइट का. तो जब सबसे ज्यादा जिसका वेवलेंथ हो सबसे कम उसका बेंडिंग होता है. फिर आ गई बात येलो कलर पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रेनबो दिखता कैसा है. शुड नो हाउ इट लुक्स लाइक. फिर आ गई बात ब्लू पे. तो सबसे ज्यादा बेंडिंग वॉयलेट का होता है, नॉट ब्लू बट वॉयलेट. सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वॉयलेट कलर का, राइट? तो हुआ ये कि अंदर जाते वक्त तो एक सिंगल बीम था, व्हाइट कलर दिखता है जिसका व्हाइट लाइट बोलते हैं. बाहर आते वक्त वो वॉयलेट, येलो और रेड में, मतलब बेसिकली 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया. मैं 3 ही बता रहा हूँ बट एक्चुअली 7 कलर्स में स्प्लिट होता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन.
The separation of white light into its constituent colors after passing through a prism is called as dispersion. अब ओरिजिनल डायरेक्शन से जितना डेविएशन होगा किसका, फाइनल एमर्जेंट का, मतलब रेड लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन से जितना डेविएशन है, जितना बेंडिंग है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। येलो कलर का जितना बेंडिंग है इसको बोलेंगे डेल्टा वाई, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो, और वॉयलेट के लिए जो होगा उसको बोलेंगे डेल्टा वी, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट। यहाँ पे बताना पड़ेगा बाहर, आउटसाइड, डेल्टा, करेक्ट, सिंपल। तो हमने प्रिज्म डिफाइन किया, फिर हमने बोला प्रिज्म के दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। जब एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ, व्हाइट लाइट, तो 7 कलर्स बाहर निकले। इसका मतलब प्रिज्म ने क्या किया, प्रिज्म ने व्हाइट लाइट को 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया। इसको बोलते हैं डिस्पर्शन। एंड वी नो दैट रेड कलर सबसे कम डेविएट हुआ है, तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर डेल्टा वी इज द लीस्ट। फिर देयर इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो एंड फॉर वॉयलेट इज द ग्रेटेस्ट। व्हाट वी कैन से इज, हमको क्या पता है, हमको पता है वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट सबसे कम है, फिर वेवलेंथ ऑफ येलो है, फिर वेवलेंथ ऑफ रेड है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, रेड का, राइट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि v इज इक्वल टू एन लैम्बडा होता है, मतलब जिसका सबसे कम, जिसका सबसे कम क्या वेवलेंथ, उसका सबसे कम स्पीड मटेरियल के अंदर। फिर मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब जिसका सबसे कम वेलोसिटी उसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट इज ग्रेटेस्ट, एंड देन फॉर येलो, एंड देन फॉर रेड। और एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ये हम आगे देखेंगे, हम डिराइव भी करेंगे। तो डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, जिस कलर के लिए, उसका डेल्टा सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा डेविएशन किसका होगा, वॉयलेट का, सबसे कम किसका होगा, रेड का। तो ये पता होना चाहिए, राइट। सिंपल था, बहुत सिंपल सी चीज थी, राइट। तो डिस्पर्सन आपको पता है। अब नाउ वी वांट टू डिफाइन, वी वांट टू डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला। फिर हम लोग बाद में डिस्पर्सिव पावर और सब डिफाइन करेंगे, एंगुलर डिस्पर्शन हम करेंगे, राइट। Or we can do it other way around also. We can first define what is dispersive power, but I would want to go for prism formula first. तो हमको देखना है पहले prism formula, right? We want to derive prism formula. तो prism formula क्या है वो देख लेते हैं पहले। We have a prism. Let's have a prism. Right? अब there is a ray of light which is incident on this prism, something like this. Then since light is traveling from rarer to denser medium, it will bend towards normal, like this. Like second surface पे, at the second surface, the ray of light is traveling from denser to rarer, मतलब it will bend away from normal, correct, good. तो let us give some name, नामकरण कर देते हैं तो काम में आएगा नामकरण।
इसको हमेशा ए बोला जाता है। मैं बताया ये वर्टेक्स हमेशा ए क्यों होता है, क्योंकि ये एंगल हम लोग ए मानते हैं, इसलिए ये वर्टेक्स हमेशा ए बोला जाता है इसको। एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। दिस इज बी, दिस इज सी, ओके। ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, राइट। अगर अगर प्रिज्म नहीं होता तो, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये जो रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये सीधा सीधा जाता बाहर। सॉरी फॉर दिस, बट आई एम सॉरी फॉर दिस। मुझे इसको एक्सटेंड करना है, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, तो मुझे नहीं पता। जस्ट अ मिनट, ठीक है, डजंट मैटर रियली, या डजंट रियली मैटर, सॉरी फॉर दिस, बट एनीवेज। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अगर प्रिज्म नहीं होता, प्रिज्म नहीं होता, तो उस केस में ये रे ऑफ लाइट सीधा बाहर जाता, करेक्ट। अगर हम उल्टी डायरेक्शन से रे इंसिडेंट करवाते, मतलब मैं अगर उल्टी डायरेक्शन से रे को इंसिडेंट करवाता, तो इस केस में भी अगर प्रिज्म नहीं होता तो रे ऑफ लाइट सीधा बाहर जाता, बेंडिंग नहीं होता, करेक्ट, ओके। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू शो दिस थिंग, व्हाई यू विल अंडरस्टैंड। तो ऐसा क्यों दिखाया मैंने ऐसा इसलिए दिखाया क्योंकि हमको पता है ओरिजिनल और एमर्जेंट डायरेक्शन में जितना एंगल बनता है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज द टोटल एंगल, टोटल अमाउंट बाय विच लाइट हैज चेंज्ड इट्स डायरेक्शन। देखो अभी तक बहुत सिंपल सिंपल किया है मैंने, कुछ भी नहीं है। प्रिज्म लिया है, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, चाहिए तो मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ पी रे, इसको बोलता हूँ क्यू, इसको बोलता हूँ एम, इसको बोलता हूँ डी, इसको बोल देता हूँ लेट अस से एन, and let us say PQR, and let us say S. Good. Point E over here, point P dash and point S dash, ऐसा बोल देते हैं। हमारे पास एक प्रिज्म था, प्रिज्म पे एक रे इंसिडेंट हुआ है जिसका डायरेक्शन PP डैश है। Q पॉइंट पे पहुंचने के बाद रे बेंड हुआ towards normal because it is traveling from rarer to denser medium. So this angle over here, let us say, is R1. रे बेंड होके ऐसा गया है, आर पॉइंट पे आने के बाद इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ऐसा वो एग्जिट कर गया, एमर्ज हो गया। तो ये जो एंगल है, ये एंगल ऑफ एमर्जेंस है। गुड। आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं, मतलब ये एंगल भी आई होगा, उसमें से R1 ऑलरेडी है, तो ये हो गया आपका I माइनस R1। इसको मैं अगर R2 बोलता हूं, तो ये जो एंगल होगा ये होगा E minus R2. So this angle over here is E minus R2 बराबर, इतना आपको पता होना ही चाहिए, करेक्ट। यू शुड नो दिस मच, राइट। देन प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी थियरी में, एंड आई एम पुटिंग time here only because of that again, because I want you to remember this। प्रिज्म फॉर्मूला के लिए हम लोग पहले अपर ट्राइंगल लेते हैं, मतलब हम लोग लेते हैं ट्राइंगल ई एम ई क्यू आर, ई क्यू आर। इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो डेल्टा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, और बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पता है आपको, एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स, है ना, remote interior angles. Delta is I
माइनस R1 प्लस E माइनस R2, करेक्ट। तो ये आपको मिलेगा यहां से डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1, राइट। मैं हर एक स्टेप बता रहा हूं क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस में लेने वाला हूं या आ सकते हैं। देन तो हमको मिल गया डेल्टा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, करेक्ट। अब लोअर ट्राइंगल ले लेंगे, मतलब QDR, सम ऑफ एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल इज 180। तो आपको मिलेगा इससे R1 प्लस R2 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, इक्वेशन नंबर 2। फिर हम ले लेंगे क्वाड्रिलैटरल AQDR। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस AQDR, इस क्वाड्रिलैटरल की बात कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है क्वाड्रिलैटरल में। तो यू शुड नो एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180, इक्वेशन। तो यहां से आ जाएगा आपका एंगल D एज 180 माइनस एंगल A। इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस A इज इक्वल टू 180, मतलब R1 प्लस R2 इक्वल टू A, इक्वेशन नंबर 4। Substituting equation number 4 in 1, substituting 4 in 1, तो आपको पता है 1 क्या था, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 plus R2, that is A. Therefore you have I plus E is equal to A plus delta, equation number 5, करेक्ट। हर एक स्टेप पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एंगल ऑफ डेविएशन को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस। व्हाट वी सी इज, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया ना, एंगल ऑफ डेविएशन कम होते गया, एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंचा, फिर बढ़ते गया। सो एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड, एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीजेस, इट रीचेज अ मिनिमम वैल्यू। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है किसकी, एंगल ऑफ डेविएशन की, डेल्टा एम। तो डेल्टा एम जो है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये डेल्टा की बहुत सारी वैल्यू में से एक वैल्यू है। इस पे क्या हो रहा है, इस पे आई की वैल्यू और ई की वैल्यू इक्वल हो रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस सेम हो रहा है। मतलब ये जो रे है, कौन सा रे है, ये जो क्यू आर जो बेंडिंग हुआ, ये क्यू आर रे, ये जो रे क्यू आर है, ये बेस को पैरेलल हो गया। बेस को पैरेलल होने का मतलब क्या है, R1 और R2 इक्वल हो गए। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग। At angle of minimum deviation, and remember angle of minimum deviation is one of the many values of delta. I is equal to E, which means R1 is equal to R2। हमको ऑलरेडी पता है, मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 6। तो अगर मैं 6 को और 4 को यूज करता हूं, मैं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R बोल देता हूं। So from
equation number 4 and 6, I have r plus r equal to a, मतलब 2r equal to a, मतलब r equal to a by 2. Also from equation number 4 and 5 and 6, you can write I plus e, मतलब I plus I, a plus delta m, इसका मतलब 2i is equal to a plus delta m, मतलब I is equal to a plus delta m by 2. तो आपको इक्वेशन 7 से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया, R1 या R2, क्योंकि रिमेंबर दिस, R मतलब R1 भी था और R2 भी था, और इक्वेशन 8 से आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया. गुड. देन अगर मैं प्रिज्म के किसी भी एक साइड पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं, मान लो यहां पर कर दिया. व्हाट इज स्नेल्स लॉ? आपको बताना चाहिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मतलब एयर, साइन ऑफ एंगल इन मीडियम 1 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मतलब ग्लास का, प्रिज्म का साइन ऑफ एंगल मतलब R1. तो आपको मिलेगा म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर. तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1 इज स्नेल्स लॉ. तो अप्लाइंग Snell's law at AB, I get mu is equal to sine I by sine R. But I था A plus delta m by 2, R था A by 2. तो ये जो फॉर्मूला बना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म म्यू, ये जो फॉर्मूला है साइन ऑफ a plus delta m by 2 अपॉन साइन ऑफ a by 2, इसको आप बोलते हो प्रिज्म फॉर्मूला. दिस इज प्रिज्म फॉर्मूला. अब मान लो प्रिज्म जो है वो थिन है, थिन मतलब एंगल प्रिज्म का छोटा है. सो फॉर थिन प्रिज्म मतलब a इज स्मॉल. अगर एंगल ऑफ प्रिज्म स्मॉल हुआ तो डेल्टा भी स्मॉल होगा, मतलब a प्लस डेल्टा m बाई 2 भी स्मॉल होगा और a बाई 2 भी स्मॉल होगा. और आपको पता है फॉर स्मॉल एंगल्स साइन ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा. देयरफॉर आप बोल सकते हो साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाई 2 is approximately equal to a plus delta m by 2, and sine of a by 2 is approximately equal to a by 2. अप्रोक्स है ना, अप्रोक्स बातें चल रही है यहाँ पे. गुड. देयरफॉर और थिन प्रिज्म कब होता है? थिन प्रिज्म तब होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फॉर a लेस देन 10 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कब यूज करना है. तो 10 डिग्री से कम एंगल हो तो थिन प्रिज्म बोलते हैं उसको. गुड. राइट. Therefore you have mu is equal to a plus delta m by 2 upon a by 2 to gaya. Therefore you can write this as mu a is equal to a plus delta m. Therefore you can write mu a minus a equal to delta m. That means you can write a common mu minus 1 equal to delta m. But जैसे मैंने बताया, but delta m is one of the values of delta, therefore delta is equal to a mu minus 1. मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि डेल्टा जो होता है, डेल्टा वो म्यू को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? है.
गुड गुड। तो वॉट एवर वी सेड वॉज राइट, हमने सब सही ही बोला था, देयर वाज नथिंग रॉन्ग। गुड। देन अब वी कैन डू 2 more things now। एक तो मैं पहले डिफाइन कर देता हूं एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है और डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। तो फिर हम देखेंगे एक नया जो हमने सीखा नहीं है थियरी क्लासेस में, वो हमको अब देखना है, वो देखेंगे हम लोग। तो राइट, तो अब हमको एंगुलर डिस्पर्शन डिराइव करना है, मतलब डिफाइन करना है। तो एंगुलर डिस्पर्शन बहुत सिंपल है, इसको आप कैपिटल डेल्टा से भी डिनोट करते हो। समटाइम्स यू राइट डाउन इट एज डेल्टा आर वी, समटाइम्स यू राइट इट एज थीटा। तो जो भी नोटेशन होगा वो होगा, तो थीटा बोल दो, जो भी होगा, राइट। द डिफरेंस इन द एंगल बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर्स, कौन कौन से दो एक्सट्रीम कलर है, वॉयलेट और रेड, इसका जो एंगुलर डिफरेंस है, एंगुलर डिस्टेंस है, एंगुलर सेपरेशन है, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर डिस्पर्शन। सो एंगुलर डिस्पर्शन इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीम रेज। तो डेल्टा वी, मतलब मुझे चाहिए क्या था, मुझे ये चाहिए था बेसिकली दिस मच। मैंने क्या किया, मैंने पूरा एंगल ले लिया डेल्टा वी, उसमें से डेल्टा आर को माइनस कर दिया, तो ये जो एंगल है दैट इज एंगुलर डिस्पर्शन। अब अगर मैं एंगुलर डिस्पर्शन को मीन कलर से, मीन कलर के डेविएशन से डिवाइड कर देता हूं, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, है ना। तो ये इजी है, ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू दैट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द मीन कलर। और येलो को हमेशा मीन कलर माना जाता है, येलो अरिथमेटिक मीन नहीं है। अरिथमेटिक मीन बोले तो 1 + 2 + 3/3, मतलब 1 2 3 तीन नंबर का जो मीन है वो 2 आता है, तो वैसा वाला मीन नहीं है ये, इसको माना जाता है, assumed, this is assumed mean, okay। So we have to define what is dispersive power. So dispersive power is nothing but the ratio of dispersive power denoted by omega is the ratio of angular dispersion to that of deviation of mean color. This is already you know delta v minus delta r by delta y। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला कैसे बनाओगे, हमको पता है, क्या पता है, डेल्टा, डेल्टा क्या है, a इंटू म्यू माइनस 1। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस एज a म्यू v माइनस 1 माइनस a म्यू r माइनस 1 अपॉन a म्यू y माइनस 1। मतलब मैं यहां से a कॉमन निकाल सकता हूं, म्यू v माइनस म्यू r, क्योंकि 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन a म्यू y माइनस 1, मतलब ये भी कैंसिल हो गया। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ ओमेगा। तीसरा भी है, राइट। तीसरा कैसे, जब डेल्टा वाई को मैंने मीन बोला ही है ना, किसका मीन, वॉल्टन रेट का, तो मैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और ये मीन है तो डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2 लिख ही सकता हूं। तो ये और एक फॉर्मूला है।
So this is how you define dispersive power and angular dispersion. Then the last thing that we must know is, for today's session I am saying, आपने प्रिज्म में क्या सीखा? आपने प्रिज्म में ये सीखा कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में जाएगा तो उसका डिस्पर्शन होगा, मतलब 7 डिफरेंट कलर्स में वो स्प्लिट होगा। ये आपने सीखा, राइट। और एक चीज जो आपने लेंस में सीखी थी, लेंस में आपने क्या सीखा था कि आप लेंस, 2 लेंस को कंबाइन कर सकते हो, आप एक लेंस को काट सकते हो, 2 लेंस को कंबाइन करके सिंगल लेंस बनता है, एक लेंस को काट के 2 लेंस बनते हैं। फिर आप लेंसेज को कांटेक्ट में या फिर अलग-अलग डिस्टेंस पे रख सकते हो। तो बहुत कुछ आपने ऐसा देखा था। जब हम 2 लेंस को कंबाइन कर सकते हैं तो 2 प्रिज्म को क्यों नहीं कर सकते फिर? हम कर सकते हैं। तो हम अगर 2 प्रिज्म को कंबाइन कर रहे हैं इन सच अ वे दैट, ये समझ लेना इंपॉर्टेंट है, इन सच अ वे दैट ये जो ओरिजिनल डायरेक्शन था ना लाइट का, ओरिजिनल डायरेक्शन है ना, तो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ, फिर अच्छे से समझिएगा। मतलब वी कैन एक्चुअली डू 2 थिंग्स। हम लेंस को 2 अलग-अलग तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। एंड आई विल टेल यू कि दोनों में क्या होगा। एक को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, और इसको बोला जाता है क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। दूसरा आता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, इसको बोला जाता है अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन, राइट। तो एक केस में हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ पे 2 प्रिज्म ले लिए, ओके। मैं कलर थोड़ा अलग रख रहा हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड वी हैव 2 डिफरेंट प्रिज्म्स हियर। 2 प्रिज्म है, राइट। एक का प्रिज्म एंगल जो है ए, दूसरे का जो है ए डैश, करेक्ट। इसको हम बोलेंगे ये क्राउन ग्लास से बना हुआ है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है इसका। ये फ्लिंट से बना हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब ये कि जो इंसिडेंट लाइट था, राइट, ये इंसिडेंट लाइट था, मैं अगर ओरिजिनल डायरेक्शन देख रहा हूं, मैं ओरिजिनल डायरेक्शन देख रहा हूं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं, व्हाट डू वी नो, हमको ये पता है कि जैसे लाइट एंटर करेगा तो रेड, वॉयलेट, मतलब स्प्लिटिंग हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है, करेक्ट, राइट। तो अब ऐसा होगा कि जब पहले प्रिज्म से दूसरे प्रिज्म में जाएगा तो डेविएशन ऐसा जाएगा, समथिंग लाइक दिस, और रेड कलर का डेविएशन जो है इट विल गो समथिंग लाइक दिस। मैं अप टू द मार्क डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, मैं जस्ट बता रहा हूं आपको। आई एम नॉट ड्रॉइंग डायग्राम्स अप टू द मार्क एट ऑल, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, दैट्स इट। ऐसा कुछ जाएगा वो, राइट। देन हम जब बोलते हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन डिस्पर्शन तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा,
मतलब व्हाइट लाइट गया तो 7 कलर मिलने वाले हैं, लेकिन डेविएशन नहीं होगा। डेविएशन नहीं होगा का मतलब इंसिडेंट लाइट मतलब व्हाइट लाइट और एमर्जेंट लाइट शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। ये अच्छे से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्शन होगा मतलब एक बीम गया 7 कलर बाहर निकले, ये तो होगा, लेकिन डेविएशन नहीं होगा। डेविएशन नहीं होगा का मतलब है व्हाइट लाइट मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन और एमर्जेंट डायरेक्शन दे आर पैरेलल, लेकिन एमर्जेंट तो 7 कलर है, तो कौन सा कलर की बात कर रहे हैं? मेन कलर की बात कर रहे हैं। तो dispersion without deviation in short means there is dispersion but the mean color and the incident light they have same direction, they are parallel। मतलब येलो कलर जो होगा वो व्हाइट लाइट को ओरिजिनल डायरेक्शन को पैरेलली बाहर निकलने वाला है, ऐसा उसका मतलब होता है। So dispersion without deviation just means white light will be split up into 7 different colors, but व्हाइट लाइट का डायरेक्शन और येलो का मीन का डायरेक्शन दे आर सेम, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस केस में जो फॉर्मूलाज बनते हैं वो होता है a डैश बाई a इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश। डैश मतलब फ्लिंट ग्लास और अनडैश्ड मतलब क्राउन ग्लास विद नेगेटिव साइन आता है यहाँ पे। और दूसरा नेट डिस्पर्शन है ना, मैंने इसलिए पहले बोला था कि डिस्पर्शन को एंगुलर डिस्पर्शन को थीटा से डिनोट करते हैं। तो नेट एंगुलर डिस्पर्शन, डेविएशन नहीं हो रहा है, डिस्पर्शन तो हो रहा है ना, इज गिवन बाय सिंपल डेल्टा ओमेगा माइनस डेल्टा डैश ओमेगा डैश, राइट। So you have to understand what is the meaning of dispersion without deviation. Okay, so I will stop here और कल मैं वापस dispersion without deviation repeat करके deviation without dispersion भी देखेंगे in the next session because I want to revise it.